केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम घोषित हुए अब एक सप्ताह हो गया है। ऐसे में आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हालांकि महाविकास आघाड़ी के बीच कोई सीट आवंटन नहीं हुआ था। ऐसे में आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तीनों प्रमुख दलों के वरिष्ठ नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी। हालांकि ये चर्चा खत्म नहीं हो रही थी। यह बात भी सामने आई कि मुंबई और विदर्भ में कुछ सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के बीच विवाद था। यह भी कहा गया कि इसके चलते सीट आवंटन रोक दिया गया है। लेकिन अब सीटों का बंटवारा हो गया है और महाविकास आघाड़ी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी है। दर्शकों, महाराष्ट्र में चल रही विधानसभा चुनाव की तैयारी में एक कदम आगे बढ़ता दिखाई दिया। सत्ता दल और विपक्ष अब चुनावी सीट आवंटन पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी के सीट आवंटन के घोड़े ने गंगा स्नान कर लिया है। जानकारी दें कि शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी की ओर से लिस्ट जारी होने के बाद महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत, नाना पटोले ने कहा कि हम 270 सीटों पर सहमत हुए हैं। ऐसे में दोनों नेताओं ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सत्ता में आएगी। दरअसल संजय राउत ने मीडिया के सामने बयान देते हुए स्पष्ट किया है कि जब हम कहते हैं कि 288 सीटों का मसला सुलझ गया है तो यह बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं। हमारी सहयोगियों के साथ चर्चा चल रही है। हालांकि हमारी सूची में एनसीपी और कांग्रेस की भी सीटें हैं जिस पर चर्चा चल रही है। संजय राउत ने कहा कि हम महाविकास आघाड़ी में साथ है और चर्चा चल रही है। तो वही कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा है कि शरद पवार के सामने 3 राजनीतिक दलों की बैठक हुई है। कुल 270 सीटों पर 85 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी 18 सीटों पर शेकाप, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टियों से चर्चा चल रही है। ऐसे में पटोले ने कहा है कि कल हमारे पास इन स्थानों पर स्पष्टता होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम यह चुनाव महाविकास आघाड़ी के रूप में लड़ रहे हैं। नाना पटोले ने ये कहते हुए विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि शरद पवार से मुलाकात के बाद महाविकास आघाड़ी पार्टी के सभी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट बंटवारे का ऐलान किया। ऐसे में सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि महाविकास आघाड़ी 18 सीटें किसे देंगे। आपको जानकारी दे कि ठाकरे की शिवसेना ने पहली सूची में 65 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। लेकिन तीनों दलों की ओर से कुछ नामों की घोषणा की गई है, लेकिन उनमें बदलाव होंगे, ऐसा भी संजय राउत ने कहा है। इस बीच हालांकि महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने पहले चरण में 85 सीटें ले ली, लेकिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था उन्हें वापस रख लिया गया है। तो वही कहा गया है कि महाविकास आघाड़ी के सहयोगियों के लिए 18 सीटें छोड़ी जाएगी। आपको बता दें कि ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई के बांद्रा से वरुण सरदेसाई की उम्मीदवारी की घोषणा की। इसलिए शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी ने भायखला और वर्सोवा की विवादित सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। बताया गया है कि विदर्भ की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी दोनों के बीच विवाद हो गया था। तो वही इसके साथ ही मुंबई की कुछ सीटों पर भी चर्चा हुई, क्योंकि दोनों में तय हुआ है कि तीनों पार्टियां अपने अपने कोटे से लेफ्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटी पार्टियों को सीटें देंगी। तो वही ये भी बताया गया है कि इस बीच महाविकास आघाड़ी में इस बात पर विवाद हो गया कि छोटा भाई कौन और बड़ा भाई कौन। लेकिन सीटों के इस आवंटन से अब यह विवाद खत्म होता दिख रहा है और महाविकास आघाड़ी में सभी बराबर है। तो देखा दर्शकों, विधानसभा से पहले महाविकास आघाड़ी के बीच सीट आवंटन पर बात बनती नजर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर चुनावी समीकरण में जनता की पसंद कौन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल सजा हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में राज्य में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसके लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा सीटों को 288 विधानसभा के हिसाब से एनालिसिस करने पर कई चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र कोपरी पाचपाकड़ी विधानसभा क्षेत्र से उद्धव ठाकरे ने बड़ा दाव खेला है। तो वही इससे पहले आपको ये भी बता दें कि 22 अक्टूबर की देर रात शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपड़ी पाचपाकड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वही मंत्री उदय सामंत को रत्नागिरी से टिकट दिया गया है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में तत्कालीन उद्धव सरकार से बगावत की थी और राज्य में भाजपा के समर्थन से वे मुख्यमंत्री बने। ऐसे में शिंदे के नेतृत्व में यह पहला विधानसभा चुनाव है। ऐसे में सीएम शिंदे जहां से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पर राजनीतिक दलों की सबकी नजर बनी हुई है। इस सीट से धर्मवीर आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी से उम्मीदवार बना लिया है। इसलिए कोपरी पाचपाकड़ी से सेना बनाम सेना मुकाबला देखने मिलने वाला है।
ऐसे में क्या केदार दिघे यहाँ से एकनाथ शिंदे को कड़ी टक्कर देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया था। सत्ताधारी शिवसेना में फूट पड़ गई। तत्कालीन शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ विधायकों को अपने साथ ले गए और भाजपा के साथ सुलह कर ली। ऐसे में यही नहीं रुकते हुए उन्होंने शिवसेना पार्टी और चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया। इसके साथ ही अदालती लड़ाई में उन्होंने पार्टी चिन्ह और पार्टी के नाम पर भी अधिकार का दावा किया। इस वजह से इसे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा विभाजन माना जाता है। इस फूट से न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में 2 गुट पैदा कर दिए बल्कि एक बड़ी दुश्मनी भी पैदा कर दी। इसमें एकनाथ शिंदे केंद्र में है। इसलिए एकनाथ शिंदे को राजनीतिक मंच पर हराने के लिए केदार दिघे जैसे हुक्मी के को उद्धव ने बाहर निकाला है। आपको बता दें कि कोपड़ी पाचपकड़ी निर्वाचन क्षेत्र 2009 से पहले ठाणे सिटी निर्वाचन क्षेत्र में शामिल था। 2008 में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्गठन में कोपड़ी पाचपकड़ी एक स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र बन गया। तभी से एकनाथ शिंदे इस निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। तो वही आपको ये भी जानकारी दे कि इस निर्वाचन क्षेत्र में बालासाहेब ठाकरे और आनंद दिघे के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग रहता है। इसलिए इन दोनों समर्थकों से शिवसेना को बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात के मुताबिक यहाँ का मतदाता भी बटा हुआ है। एकनाथ शिंदे के लिए यह सीट प्रतिष्ठित है। वही ठाकरे भी इस सीट पर अपना नेतृत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने राजनीतिक चाल चली है और आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उम्मीदवार बनाया है। आपको जानकारी दे कि एक तरफ आनंद दिघे के शिष्य और दूसरी तरफ आनंद दिघे का परिवार सभी इसी बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मतदाता वोट किसे करेंगे। दरअसल आपको जानकारी दे कि 2014 में एकनाथ शिंदे को 1 लाख वोट मिले थे, तो बीजेपी के संदीप लेले और कांग्रेस के मोहन तिवारी को उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया था। तो वही इसके साथ ही 2019 में एकनाथ शिंदे को 1,13,000 वोट मिले। इस वक्त उन्होंने कांग्रेस और एमएनएस के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हरा दिया था। तो देखा दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव और शिंदे एक बार फिर आमने सामने आने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इस विधानसभा क्षेत्र पर कौन बाजी मारता है ये तो चुनाव नतीजे के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी ने मांग की थी कि अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने से रोका जाए। ऐसे में शरद पवार की पार्टी एनसीपी से इस संबंध में 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को खारिज कर दिया है। जज ने कहा है कि एनसीपी अजित पवार चुनाव में घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन उन्हें यह सूचना देनी होगी कि इस चुनाव चिन्ह के साथ ही मामला अदालत में विचाराधीन है। आपको बता दें कि इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी से इस संबंध में नया हलफनामा दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को आदेश के अनुसार एक नोटिस के साथ एक हलफनामा जमा करने का आदेश दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि हम चुनाव में घड़ी चिन्ह का उपयोग करेंगे। हालांकि अस्वीकरण नोटिस का मामला विचाराधीन है। साथ ही कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन हर हाल में किया जाना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की पार्टी को तय घड़ी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है। हालांकि उन्हें यह सूचना देनी होगी कि इस चुनाव चिन्ह के साथ ही मामला अदालत में है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की इस खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। इससे पहले शरद पवार की पार्टी ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए। पार्टी ने दोनों गुटों को घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। इसके साथ ही शरद पवार की पार्टी के वकीलों ने कहा था कि अजित पवार की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा, हमने मांग की थी कि घड़ी का चुनाव चिन्ह किसी भी पार्टी को नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने 19 मार्च को अपने फैसले में अजित पवार की पार्टी को चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जुड़ी थी, लेकिन अजित पवार की पार्टी उन शर्तों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। अजित पवार की पार्टी भी शरद पवार के नाम का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा सिंघवी ने कोर्ट में कुछ तस्वीरें पेश करते हुए कहा है। तो वही इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार के वकीलों से पूछा, आप नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अजित पवार के वकील बलवीर सिंह ने कहा है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। शरद पवार गुट अदालत के सामने सभी तस्वीरें नहीं दिखा रहा है। संक्षेप में कहे तो लोकसभा चुनाव से पहले 19 मार्च और 4 अप्रैल को कोर्ट ने एनसीपी को सभी प्रचार सामग्रियों में एक अस्वीकरण शामिल करने का निर्देश दिया था कि घड़ी चिन्ह का उपयोग न्यायाधीन है। ऐसे में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार को इस आशय का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी पिछले आदेशों का पालन किया जाएगा। अजित पवार गुट द्वारा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए शरद पवार द्वारा दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए
अदालत ने शरद पवार को पहले के वचन को दोहराते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है कि पिछले आदेशों में दिए गए निर्देशों का राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के दौरान सावधानीपूर्वक पालन किया जाएगा। तो देखा दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजीत पवार को राहत मिलने के बाद अब शरद पवार की पार्टी में खलबली मच गई है। ऐसे में देखना होगा कि एनसीपी के इस घड़ी चुनाव चिन्ह का फायदा अजीत पवार को इस विधानसभा चुनाव में कितना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति गर्मागर्मी उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप दल बदल का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा राजनीतिक उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले राणे परिवार से देखने को मिल रहा है। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने फैसले का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बुधवार को वह शिवसेना का झंडा थामने जा रहे हैं। तो वही सीट आवंटन में कुडाल विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के खाते में गया है और ऐसे में नीलेश राणे वहां से शिवसेना पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जानकारी दी कि नीलेश राणे 19 साल बाद शिवसेना पार्टी में घर वापसी कर रहे हैं। शिवसेना से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले नीलेश राणे का चौथा दल बदल माना जा रहा है। इससे पहले शिवसेना छोड़ने के बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गए थे, वहां से सांसद भी बने। इसके बाद वो अपने पिता नारायण राणे द्वारा गठित महाराष्ट्र स्वाभिमान पार्टी में शामिल हो गए। बाद में राणे ने इस पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया, तो विकल्प के तौर पर नीलेश राणे भी बीजेपी के सदस्य बन गए। ऐसे में वो वापस शिवसेना पार्टी में आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हालांकि यह एक राजनीतिक समझौता है। पिता भाजपा सांसद, भाई नितेश राणे विधायक और भाजपा उम्मीदवार, और नीलेश राणे अब शिवसेना के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। यानी अब एक ही सदन में दो पार्टियों के सदस्य होंगे। आपको बता दें कि इस दल बदल पर नीलेश राणे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ भाजपा में आया हूँ। यहाँ बहुत सम्मान मिला, सभी नेताओं ने प्यार दिया, बीजेपी का अनुशासन सीखा। देवेंद्र फडणवीस ने मुझे छोटे भाई की तरह ख्याल रखा। राजनीति में कई दिक्कतें आई, लेकिन उससे बाहर निकलकर पार्टी में जगह मिली। इसके साथ ही नीलेश राणे ने यह भी कहा है कि रविंद्र चौहान ने भी भाई की तरह ख्याल रखा। ऐसा नीलेश राणे ने बीजेपी की तारीफ करते हुए बयान दिया है। इसके साथ ही आगे उन्होंने बताया कि बुधवार को शिवसेना में प्रवेश की पुष्टि हो गई है। उन्होंने बताया कि गठबंधन में रहकर नियमों का पालन करना पड़ता है। लोकसभा ने कुडाल विधानसभा क्षेत्र में 27,000 की बढ़त ले ली थी। मीडिया से बात करते हुए नीलेश राणे ने विश्वास व्यक्त किया कि उन्होंने 90% ग्राम पंचायतों, बाजार समितियों, कृषि समितियों से सिंधुदुर्ग MP में जीत हासिल की है और विश्वास जताया कि विधानसभा में भी वे जोरदार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि मुझे बाला साहेब ठाकरे के प्रति काफ़ी प्रेम है, वे सदैव दैवत रहे हैं। नीलेश राणे ने बताया कि जब वो कांग्रेस में थे तब भी उन्हें बाला साहब के प्रति प्यार था। कुछ राजनीतिक फैसले लेने पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है। मेरा मुकाबला किसी विधायक से नहीं बल्कि खुद से है। मेरा उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्र को बेहतर बनाना है। 10 साल में कुडाल विधानसभा क्षेत्र अपनी पहचान भूल गया, उससे वो वापस मिलने जा रहा है। उन्होंने बताया कि 21वीं सदी में निर्वाचन क्षेत्रों को वैसा ही साझा किया जाना चाहिए। राणे ने यह भी कहा है कि मेरे घर में कई वर्षों से लाल बत्ती थी, लेकिन पार्टी को अब मेरी जरूरत है, मैं काम करूंगा, ऐसा भी नीलेश राणे ने बताया। तो वही विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर मौजूदा विधायकों को मौका दिया है और इसमें नितेश राणे का भी नाम है। ऐसे में एक और मौका देने के बाद नितेश राणे ने बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों का धन्यवाद किया है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट की ओर से वैभव नाईक ने कहा है कि निष्ठावान शिवसैनिक और जनता चाहती है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। वैभव नाईक ने बताया कि AB फॉर्म का वितरण उद्धव ठाकरे की सेहत में सुधार होने के बाद किया जाएगा। इसके साथ ही वैभव नाईक ने यह भी दावा किया है कि सिंधुदुर्ग जिले के कई भाजपा कार्यकर्ता ठाकरे गुट में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। हालांकि CM पद का चेहरा अभी भी दोनों गठबंधनों की ओर से घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में और भी कई बदलाव देखने मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज़।